Hello guys, you are most welcome to this session. Today we shall study the formation of compound sentence. What is compound sentence? The sentence that is formed with two or more coordinate clauses is called compound sentence. वह वाक्य जो दो अथवा दो से अधिक समान पदी उपवाक्यों से मिलकर बनता है उसको हम लोग संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं. यू हैव टू नोटिस टू कंबाइन टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लासेस दो अथवा दो से अधिक समान पदी उपवाक्यों को जोड़ने के लिए वी यूज कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को चार ग्रुपों में चार समूहों में डिवाइड किया जाता है. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन चार समूहों को देखना है, फोर ग्रुप्स जिनमें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को डिवाइड किया जाता है. जैसा कि पहला समूह है कम्युलेटिव कंजंक्शंस. इसका तात्पर्य है बच्चों जोड़ बताने वाले संयोजक शब्द. अब जोड़ बताने वाले संयोजक शब्द इसका तात्पर्य तो दे दिया गया कि जोड़ बताने वाले संयोजक शब्द. इसका भाव क्या है? अर्थात ऐसे सेंटेंसेस में इन कंजंक्शंस के माध्यम से वही सेंटेंस जोड़े जा सकते हैं जिनमें समान भाव हो, अर्थात जोड़ा हो. जैसे दो गुण हैं किसी व्यक्ति के तो वो दोनों गुण सेम होना चाहिए. जैसे कि वह बुद्धिमान है, वह बहादुर है, तो दोनों ही अच्छाइयाँ हैं. अगर आपने कह दिया ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ शाई, वह बुद्धिमान है, वह शर्मीला है, दिस इज़ नॉट द सेम क्वालिटीज़. ये सेम गुण नहीं है. यहाँ पर एक अच्छाई है तो एक बुराई बता दी गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इनमें सेम यदि अच्छाई है तो दोनों ही अच्छाई होना चाहिए, और यदि एक कमी है तो दोनों दूसरी भी कमी होना चाहिए. जैसा कि इनमें प्रमुख कंजंक्शंस होते हैं एंड, जिसका तात्पर्य और, एज वेल एज साथ ही साथ, नॉट ओनली बट आल्सो न केवल किंतु भी, और बोथ एंड दोनों ही और. तो इनके माध्यम से सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल में दिए हैं, आपको समझना है. पहला सेंटेंस जय इज गोइंग टू शिमला. जय शिमला जा रहा है, ठीक है. ही विल स्टे देयर फॉर अ वीक, वह एक सप्ताह वहाँ ठहरेगा. तो जय शिमला जाएगा और एक सप्ताह ठहरेगा, यानी तात्पर्य दोनों समान है. एक चीज़ हमने बताई कि जय शिमला जा रहा है और वहाँ एक सप्ताह ठहरेगा, तो एंड कंजंक्शन के माध्यम से दो वर्ब्स जोड़ दी गई, तो ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस हुआ. अगर बाई चांस सेंटेंस में कह दिया गया माई सर्वेंट इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ इंटेलिजेंट, तो माई सर्वेंट इज़ ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट ये सिंपल सेंटेंस में चला जाएगा. एंड के माध्यम से दो एडजेक्टिव्स को नहीं जोड़ना है आपको. एंड के माध्यम से दो अलग अलग टेंस या सेम टेंस की दो अलग अलग वर्ब्स हैं, से दो वर्ब्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही वर्ब होना चाहिए, या अलग अलग टेंस की तो अलग अलग टेंस की वर्ब होना चाहिए. जैसा कि पहला सेंटेंस गोइंग, ही इज जय इज गोइंग टू शिमला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ही विल स्टे देयर. तो दोनों ही वर्ब्स को आपने जोड़ दिया, जय इज गोइंग टू शिमला एंड विल स्टे देयर फॉर अ वीक. ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, विल स्टे ठहरना, और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जय का शिमला जाना, ठीक है. जय शिमला जा रहा है और वहाँ एक सप्ताह ठहरेगा, तो ये सेंटेंस कंपाउंड में कहा जाएगा, ठीक है. ये सेंटेंस कंपाउंड में आ जाता है. और अगर आपने दो एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ दिया है, दो वर्ब नहीं है, तो वो सेंटेंस सिंपल में चला जाता है. चूँकि दो वर्ब्स दो एडजेक्टिव्स या दो नाउन शब्दों को एंड से यदि जोड़ोगे तो वो सेंटेंस सिंपल बन जाएगा. जैसे हमने कहा ही आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ नोटबुक, तो आई बॉट अ पेन एंड नोटबुक दोनों ही नाउन्स को मैंने जोड़ा तो सिंपल सेंटेंस हुआ, क्योंकि दो अलग अलग वर्ब्स नहीं जुड़ी है वहाँ पर. और जैसे हम कहते हैं माई सर्वेंट इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ डिलीजेंट, तो आपने यहाँ पर कह दिया अगर एंड से जोड़ दिया माई सर्वेंट इज़ ऑनेस्ट एंड डिलीजेंट, तो ये भी सेंटेंस सिंपल में चला जाएगा, ठीक है. सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, कंपाउंड नहीं होगा. तो ऐसे में हमें अगर इस तरह सेंटेंस दे दिया जाता है जैसे माई सर्वेंट इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ डिलीजेंट, तो इसको एंड से नहीं जोड़ना है, इसको नॉट ओनली बट आल्सो जोड़ दो. माई सर्वेंट इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो डिलीजेंट. सेंटेंस क्या बनेगा? माई सर्वेंट इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो डिलीजेंट.
या हम कह सकते हैं माई सर्वेंट इज ऑनेस्ट एज वेल एज डिलीजेंट, मतलब यहाँ पर ही इज छिपा हुआ है, हिडन है ही इज। माई सर्वेंट इज ऑनेस्ट एज वेल एज ही इज डिलीजेंट, या हम केवल डिलीजेंट लिख दें, ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बोला जाएगा, ना कि सिंपल। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात दूसरा सेंटेंस, द क्रिमिनल वाज अरेस्टेड ही वाज सेंट टू जेल। दो काम उसके साथ हुए, क्रिमिनल के साथ। पहला काम किया गया कि क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया और उसको जेल भेज दिया गया। तो द क्रिमिनल वाज नॉट ओनली अरेस्टेड बट आल्सो सेंट टू जेल, या हम इसको बोथ एंड से भी जोड़ सकते थे, द क्रिमिनल वाज बोथ अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। ठीक है, अब इसके पश्चात फोर्थ नंबर, ये थर्ड नंबर सेंटेंस, जैसा कि मैंने दो एडजेक्टिव्स दिए हैं और मैंने अभी बताया कि एंड के माध्यम से दो एडजेक्टिव जोड़ोगे तो सिंपल बन जाएगा। इसको नॉट ओनली बट आल्सो जोड़ दो, एज वेल एज जोड़ दो। माई सर्वेंट इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो डिलीजेंट, या माई सर्वेंट इज ऑनेस्ट एज वेल एज डिलीजेंट। फोर्थ नंबर सेंटेंस, शिवम वॉज मार्क्ड absent ही वॉज turned आउट ऑफ द क्लास। तो शिवम वॉज बोथ मार्क्ड absent एंड turned आउट ऑफ द क्लास। इस सेंटेंस को हम नॉट ओनली बट आल्सो से भी बना देंगे, शिवम वॉज नॉट ओनली मार्क्ड absent बट आल्सो turned आउट ऑफ द क्लास। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस हुआ, और दोनों ही जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनमें आपने कम्युलेटिव कंजंक्शंस का यूज किया। नाउ सेकेंड ग्रुप आता है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। इसका हिंदी अर्थ है विकल्प बताने वाले संयोजक शब्द। यानी विकल्प, दो ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, उसमें से एक को चुनाव होगा। ठीक है, एक को सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि दिया, इनमें कंजंक्शन होते हैं आइदर और, नीदर नॉर, और अदरवाइज। अब इनके माध्यम से सेंटेंस किस तरह के दिए जाते हैं देखते हैं। सिट हियर साइलेंट गो आउट ऑफ द क्लास, यहाँ शांत बैठो कक्षा से बाहर जाओ। तो अब हम दो ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ शांत बैठो कक्षा से बाहर जाओ। तो आइदर सिट हियर साइलेंट और गो आउट ऑफ द क्लास। इस तरह या तो कक्षा में शांत बैठो या कक्षा से बाहर जाओ। सेकेंड सेंटेंस, राम डज नॉट स्टडी ही डज नॉट गो टू स्कूल। राम पढ़ता नहीं है, वह स्कूल नहीं जाता है। तो हम इनमें दोनों ही सेंटेंस निगेटिव मिल रहे हैं, तो इसमें नीदर नॉर का यूज करेंगे। राम ना तो स्कूल जाता है, ना ही राम ना तो पढ़ता है ना ही स्कूल जाता है। तो सेंटेंस जब आप बनाएंगे, राम नीदर स्टडीज, स्टडी का हम कर दिया हमने स्टडीज, नॉर गोज टू स्कूल। चूंकि हमने यहाँ पर नीदर लगा दिया तो डज नॉट हटाना है, तो ऐसे में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाएंगे। ठीक है, अगर डिड नॉट लिखा होता तो राम नीदर वेंट टू, नॉट राम नीदर स्टडीड। ठीक है, अगर लिखा हो राम डिड नॉट स्टडी तो क्या हो जाएगा, राम नीदर स्टडीड। और यहाँ पर लिखा हो डिड नॉट गो टू, तो राम नीदर स्टडीड नॉर गो वेंट टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, और यदि प्रेजेंट का है तो सेंटेंस प्रेजेंट में डज नॉट हटाने पर वर्ब में एस एस लगाना होता है। तो जब आपने सेंटेंस को ऐड किया राम नीदर स्टडीज, तो नॉर के साथ में गोज लिखेंगे, नॉर गोज टू स्कूल। पुनः सेंटेंस ध्यान दें, सेंटेंस निगेटिव दिया जाता है, जैसे राम डज नॉट स्टडी ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगर हम इसमें सेंटेंस में डिड नॉट पाते हैं तो नीदर के साथ सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, और इधर भी डिड नॉट होगा तो इसके साथ में सेकेंड फॉर्म, तो बन जाता है सेंटेंस राम नीदर स्टडीड नॉर वेंट टू स्कूल यदि डिड नॉट लगाएं। और यदि डिड नॉट नहीं है, डज नॉट है, तो राम नीदर स्टडीज हो जाएगा, क्योंकि डज नॉट नीदर लगाने से डज नॉट हटाना है आपको, तो स्टडी में स्टडीज जोड़ देना है। राम नीदर स्टडीज नॉर गोज टू स्कूल। बच्चों थर्ड सेंटेंस है मेक हेस्ट यू विल मिस योर टाइम। जल्दी करो तुम अपनी ट्रेन छोड़ दोगे, मिस कर दोगे। तो मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस योर ट्रेन। अदरवाइज का यूज करेंगे, अदरवाइज यानी धमकी देने के लिए होता है। अगर कोई जैसे आपको धमकी देता है वर्क हार्ड यू विल नॉट पास इन द एग्जाम, तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास इन द एग्जाम। या हम कह सकते हैं गिव मी योर मनी बैग, अपना धन का थैला दे दो मुझे। यू विल बी सूट, या आई विल सूट यू। गिव मी योर मनी बैग आई विल सूट यू, तो गिव मी योर मनी बैग अदरवाइज आई विल सूट यू, इस तरह से बना देंगे। ठीक है, यानी अदरवाइज इस तरह के सेंटेंस में लगना है जिसमें कि धमकी दी गई हो। जैसे हमने कहा कि रन फास्ट यू विल लूज द रेस, तो रन फास्ट अदरवाइज यू विल लूज द रेस। ठीक है, नाउ फोर्थ सेंटेंस,
कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल। समय पर आओ, बिल्कुल ना आओ। तो कह सकते हैं कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। समय पर आओ अथवा बिल्कुल ना आओ। या हम कह सकते हैं आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। आइदर और से भी इस तरह एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड ग्रुप आता है बच्चों एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इसका तात्पर्य है विरोध बताने वाले संयोजक शब्द। प्रमुख कंजंक्शंस होते हैं बट, एट, स्टिल और व्हाइल। बट का तात्पर्य है किंतु, एट और स्टिल के सेम तात्पर्य होते हैं तो भी या फिर भी, और व्हाइल का तात्पर्य होता है जबकि। अब इसमें हमें सेंटेंस में यदि दो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं तो विपरीत भाव वाले होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कह दिया राम इज इंटेलिजेंट, ही इज साई, ठीक है। जैसे इसमें सेंटेंस में लिखा है मैंने एग्जाम्पल में, रीता इज इंटेलिजेंट, शी इज साई। तो दोनों ही समान गुण वाले नहीं है। इसमें कम्युलेटिव कंजंक्शन एंड का प्रयोग या नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि विपरीत भाव है, विरोध बताया गया है, दोनों भावों में विरोध है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे रीता इज इंटेलिजेंट बट सी इज साई। रीता इज इंटेलिजेंट बट सी इज साई। नाउ सेंटेंस नंबर सेकेंड, रिकी वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जाम। देखो विरोध है इसमें, दोनों में ही विरोध बताया गया है। रिकी ने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड इन द एग्जाम, वह परीक्षा में फेल हो गया, ठीक है। तो सेंटेंस में आपने देखा रिकी वर्कड हार्ड स्टिल ही फेल्ड इन द एग्जाम। स्टिल लगा देंगे, स्टिल का तात्पर्य तो भी या फिर भी। रिकी ने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह परीक्षा में फेल हो गया। नाउ माथुर इज वेरी रिच, माथुर बहुत धनी है, ही इज नॉट कंटेंट, वह संतुष्ट नहीं है। माथुर इज वेरी रिच, माथुर बहुत धनी है फिर भी वह संतुष्ट नहीं है, यानी एट ही इज नॉट कंटेंटेड, एट लगा दें या स्टिल लगा दें, सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा। माथुर इज वेरी रिच, स्टिल ही इज नॉट कंटेंटेड। नाउ फोर्थ सेंटेंस, स्मॉल फैमिलीज आर हैप्पी, लार्ज फैमिलीज आर नॉट हैप्पी। यहाँ पर दो विशेष नाउन्स के में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, यानी दो भिन्न भिन्न नाउन्स में अंतर बताया जाता है। तो ऐसे वाक्यों में व्हाइल का प्रयोग अच्छा लगता है। व्हाइल का तात्पर्य जबकि होता है। जैसे आपने कहा छोटे परिवार सुखी हैं, बड़े परिवार दुखी हैं, तो आप कह सकते हैं स्मॉल फैमिलीज आर हैप्पी वाइल लार्ज फैमिलीज आर नॉट हैप्पी। छोटे परिवार सुखी हैं जबकि बड़े परिवार सुखी नहीं हैं। जैसे कि आप छोटी क्लास में दो नाउन्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए साइंस में दिया जाता था, जैसे नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में आपको डिफरेंस करना है, तो आप आंसर में लिखते थे जैसे कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट ब्रीथ। दोनों को सेंटेंस को जोड़ते समय आप करते थे कि नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ वाइल नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट ब्रीथ, डू नॉट ब्रीथ, ठीक है। तो इस तरह से अंतर हम जब बताते हैं तो उस जगह पर हमें फाइल का प्रयोग करना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, एवरीथिंग डिकेज बुक्स सर्वाइव। तो क्या बना सकते हैं एवरीथिंग डिकेज वाइल बुक्स सर्वाइव। नाउ नंबर फोर्थ, डी नंबर, चौथा ग्रुप है इलेटिव कंजंक्शंस, परिणाम बताने वाले। बच्चों यहाँ पर मिसप्रिंट है, परिणाम बताने वाले संयोजक शब्द, ठीक है, परिणाम बताने वाले संयोजक शब्द। अब यहाँ पर फोर्थ कंजंक्शंस होते हैं जो रिजल्ट बताते हैं, परिणाम बताते हैं। जैसे सो, इसका तात्पर्य है अतः, देयरफॉर इसलिए, हैंस इस प्रकार, फॉर क्योंकि। यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया। अगर हम रीजन बताते हैं तो फॉर लगा सकते हैं, रीजन तो सभी के द्वारा बताते हैं, बट इसमें थोड़ा सा अंतर करना होता है कि रीजन हमें आगे रखना होता है, परिणाम पहले बताना होता है, तो इसलिए फॉर लगाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मैं समझा रहा हूँ, द फॉग वॉज वेरी डेंस दिस मॉर्निंग, द ट्रेन बिकेम लेट। कहा गया इस सुबह कोहरा बहुत घना था, ट्रेन लेट हो गई। तो आप कह सकते हैं कि द ट्रेन बिकेम लेट। अब ट्रेन बिकेम लेट यानी ट्रेन विलंबित हो गई, लेट हो गई। अब क्योंकि कारण बताएंगे तो हम कामा लगाएंगे यहाँ पर, द ट्रेन बिकेम लेट कामा लगाएंगे और लिख देंगे फॉर द फॉग वॉज वेरी डेंस दिस मॉर्निंग, है ना। ट्रेन लेट हो गई क्योंकि कोहरा इस सुबह सुबह बहुत ही घना था, ठीक है। क्या करेंगे, द ट्रेन बिकेम लेट कामा लगाएंगे, फॉर द फॉग वॉज वेरी डेंस दिस मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से फॉर लगा देंगे। लेकिन इसी को हम देयरफॉर से भी जोड़ सकते हैं।
द फॉग, लेकिन इसमें क्या है, आपको रीजन पहले बताना है और रिजल्ट बाद में बताना है। तो रीजन क्या था, फॉग वॉज वेरी डेंस दिस मॉर्निंग, कोहरा इस सुबह बहुत ही घना था। देयर फॉर द ट्रेन बिकेम लेट, इसलिए ट्रेन लेट हो गई। ठीक है, उसी तरह से आई कैन नॉट डिलीवर द स्पीच, मैं स्पीच नहीं दे सका। मैं आई कैन नॉट डिलीवर द स्पीच, मैं स्पीच नहीं दे सकता हूँ, भाषण नहीं दे सकता हूँ। आई एम फीलिंग नर्वस, मैं घबराहट महसूस कर रहा हूँ। तो आप बता देंगे, अगर हम इसको इसमें लिखें कि आई एम फीलिंग नर्वस, मैं घबराहट महसूस कर रहा हूँ, सो आई कैन नॉट डिलीवर द स्पीच, इसलिए या अतः मैं स्पीच नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने पहले आपने रीज़न बताया और परिणाम आपने बाद में बता दिया कि आई एम फीलिंग नर्वस सो आई कैन नॉट डिलीवर द स्पीच। नाउ एग्जाम्पल नंबर थर्ड, he was a careless student, he could not succeed in the examination, वह लापरवाह विद्यार्थी था, वह परीक्षा में नहीं सफल हो पाया। तो क्यों नहीं सफल हो पाया, क्योंकि वो लापरवाह विद्यार्थी था। तो हम कह सकते हैं फॉर से भी जोड़ देंगे, जोड़ सकते हैं, जैसे ही कुड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, कामा लगाया, फॉर ही वॉज अ केयरलेस स्टूडेंट, फॉर का तात्पर्य क्योंकि हो जाएगा और कंपाउंड सेंटेंस में आ जाएगा। अगर बिकॉज लगा दिया आपने तो कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो हम फॉर लगाएं या देयर फोर लगा दें, जैसे कि हमने लिखा है कि ही वॉज अ केयरलेस स्टूडेंट देयर फोर ही कुड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, तो देयर फोर से भी बन जाता है। सिर्फ अंतर ये होता है कि हमें रीज़न मतलब रिजल्ट पहले बताना होता है और रीजन बताना आगे बताना होगा तो फॉर लगाना होगा। ठीक है, ही कुड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन कामा फॉर ही वॉज अ केयरलेस स्टूडेंट, और देयर फोर लगाना है तो ही वॉज अ केयरलेस स्टूडेंट देयर फोर ही कुड नॉट सक्सीड इन द examination. In this way, your sentence has been formed in compound sentence. Now, fourth example, he had to leave his studies. उसे अपने अध्ययन को छोड़ना पड़ा। His father was very poor. उसके पिता बहुत गरीब थे। तो बना सकते हैं his father was very poor, so he had to leave his studies. और अगर for लगाना है, for का तात्पर्य क्योंकि, तो क्या कहेंगे, his father was very, एक मिनट, he had to leave his studies, कामा लगाया, for his father was very poor, उसको अपना अध्ययन छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पिता बहुत ही गरीब थे। तो कामा लगाकर फॉर लगा देंगे तो सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा, या हम यहाँ पर सो लगा दें, हिज फादर वॉज वेरी पुअर, इसको पहले लिखें, हिज फादर वॉज वेरी पुअर देयरफॉर ही हैड टू लीव हिज स्टडीज, या सो ही हैड टू लीव हिज स्टडीज। इन दिस वे योर सेंटेंस हैज बीन फॉर्म्ड इन कंपाउंड सेंटेंस। नाउ सी सम एग्जांपल्स आर आल्सो। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, माई ब्रदर डिड नॉट गो। तो यहाँ पर दो लोग दिल्ली नहीं गए हैं, कौन कौन, मेरा भाई और मैं। यहाँ पर जैसा कि 231 रूल के अनुसार हमें थर्ड पर्सन पहले लिखना होता है, तो आप लिखेंगे माई, नीदर माई ब्रदर, ना ही मेरा भाई, नॉर आई वेंट टू दिल्ली। जब नीदर नॉर लगा रहे हैं तो आप डिड नॉट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, डू नॉट, डज नॉट होगा तो ऐसे आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या आपने बनाया, नीदर माई ब्रदर नॉर आई वेंट टू दिल्ली। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, ही इनवाइटेड हर टू द पार्टी, सी डिड नॉट कम। उसने उसे पार्टी में बुलाया, वह नहीं आई। तो ही इनवाइटेड हर टू द पार्टी बट शी डिड नॉट कम। उसी तरह से रश्मि इज इंटेलिजेंट, शी इज केयरलेस, सॉरी, रहीम इज इंटेलिजेंट, ही इज केयरलेस, हिज सक्सेस इज डाउटफुल। तो रहीम इज इंटेलिजेंट, रहीम बुद्धिमान है किंतु लापरवाह है, बट ही इज केयरलेस। दोनों ही एडजेक्टिव्स में अंतर है, भेद है, इसलिए बट का यूज किया आपने। रहीम इज इंटेलिजेंट बट ही इज केयरलेस, और देयरफॉर हिज सक्सेस डाउटफुल, इसलिए उसकी सफलता संदेहजनक है। ही saw the boy in the street, he saw the boy in the street, उसने लड़के को गली में देखा। ही स्टॉप टू टॉक टू हिम, वह उससे बातचीत करने के लिए रुक गया। ही गेव हिम अ बुक, उसने उसे एक पुस्तक दी। सेंटेंस में आपने देखा कि उसने लड़के को गली में देखा, वह रुक गया उससे बातचीत करे, नहीं किस लिए रुक गया, उसने लड़के को गली में देखा इसलिए रुक गया ना। तो सेंटेंस बन जाएगा ही saw the boy in the street therefore he stopped to talk to him and gave him a book। ठीक है, लास्ट सेंटेंस एंड से जोड़ देंगे तो सेंटेंस हमारा कंपाउंड बन जाएगा। नाउ सेठ गोविंद दास इज रिच, ही इज अ माइजर।
सेठ गोविंददास धनी है, वह कंजूस है। दोनों में भेद है, धनी और कंजूस। दोनों ही वाक्यों में सेंस का डिफरेंस है, तो इसलिए हम कहेंगे सेठ गोविंददास इज रिच बट ही इज अ माइजर। दैट्स ऑल बच्चों, friends and everybody. Whoever has liked this video, please like and share and subscribe my channel. Thanks to all.